नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट के पहले अध्याय जीवधारियों में जनन के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, पहले चैप्टर का पूछा जा रहा है इसमें जीवधारियों के जनन चैप्टर में कि निम्नलिखित में कौन बंगाल का आतंक कहा गया है, यानी निम्न में कौन बंगाल का आतंक कहा गया है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको, तो आप लोगों को मालूम होगा कि बंगाल का आतंक जो कहा जाता है वो जलकुंभी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है नंबर 2 में, और पूछा जा रहा है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं, यानी किससे प्राप्त हो सकते हैं, या तो बीज से प्राप्त हो सकते हैं, यूनिट से या युग्मकों से या फिर विखंडन से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ विखंडन से आपका जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है यहाँ जब नर और मादा गैमेट युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि नर और मादा लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आपका कि ये वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो परिवर्तन कायांतरण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है कि केचुआ प्राणी है, एक लिंगी है, द्विलिंगी है, अलिंगी है या नपुंसक प्राणी है। तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा केचुआ जो है वो द्विलिंगी प्राणी है, यानी इसमें नर और मादा दोनों भाग एक ही साथ होते हैं। चलिए अगला पूछा जा रहा है आपका यहाँ पे कि जलकुंभी जो कि 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, यानी जलकुंभी 65,000 से अधिक कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 माह में हो सकता है। चलिए उत्पन्न कर सकता है। अगला पूछा जा रहा है 7वें नंबर प्रश्न में भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोगों को बताया होगा कि भ्रूणपोष में जो होते हैं वो क्रोमोसोमों की संख्या 3n, यानी ये त्रिसंलयन पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 3n। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है आपका कि कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है पूछा जा रहा है। तो आप लोग पता होगा आप लोगों को कि पेनिसिलियम में कोनिडिया का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल के। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो एकल जनक के द्वारा अलैंगिक जनन में होती है, तो अलैंगिक जनन कहलाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सीधा सवाल है यहाँ पे। अगला 10वें नंबर सवाल में आपका पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, अगुणित यानी गुणसूत्रों की संख्या n होती है। तो ऑप्शन नंबर सी पराग एक अगुणित भाग है आपका यहाँ पे। अंडाशय परागकोश युग्म में सभी में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, जबकि पराग में सिर्फ n होती है। तो पराग आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है 11वें नंबर सवाल में कि मध्यचक्र पाई जाती है। तो मध्यचक्र किसमें पाई जाती है, गाय में, भेड़ में, कुत्ता में। आप लोगों को मैंने पढ़ाते समय एक लॉजिक बताया था कि मध्यचक्र चौपाया जानवरों में पाया जिनके चारों पैर नीचे हो। चलिए तो गाय में भी, भेड़ में भी और कुत्ता में भी, इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है स्तनधारी पूछा जा रहा है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो आप लोग को जब शुक्राणु का संरचना बता रहे थे कुछ इस तरह से बना के आप लोगों को बता रहे थे, तो शुक्राणु के मध्य भाग में बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि उसे ऊर्जा देने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग इसे माइटोकॉन्ड्रिया टिक कर लेंगे। अगला पूछा जा रहा है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो 124 सूत्री विभाजन में 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ये आप लोगों को मैंने पढ़ाते समय बखूबी से बताया था। अगला पूछा जा रहा है चमगादड़ द्वारा परागण, और ये काफ़ी VBA सवाल है, ये कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में दोहराया गया है। चलिए पूछा जा रहा है चमगादड़ द्वारा परागण है क्या कहलाता है। यहाँ पे पूछना चाहिए था लेकिन इस तरह से दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिप्टेरोफिली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है।
चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उस श्रेणी के पौधों में कौन सा निषेचन होता है? तो ये आंतरिक निषेचन, यानी बिना दिखाए हुए निषेचन करते हैं उस श्रेणी के पौधे, क्योंकि पौधों का निषेचन हमें पता नहीं चलता है कि अंदर क्या हो रहा है। आंतरिक निषेचन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में देखते हैं। अगला सवाल में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग उसमें कि उभयलिंगी नहीं पूछा जा रहा है। तो उभयलिंगी नहीं है जो कि घरेलू मक्खी है। घरेलू मक्खी नर या मादा हो सकती है, तो ये उभयलिंगी प्राणी नहीं है। बाकी सब उभयलिंगी प्राणी, यानी दोनों जीव एक ही में होते हैं। चलिए अगला पूछा जा रहा है सवाल आप लोगों के लिए। इसमें पूछा जा रहा है कि पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है? पुनरुद्भवन की क्रिया, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार दोहराया गया है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के परीक्षार्थी हो। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि पुनरुद्भवन की क्रिया किस निम्नलिखित में से किस में होती है? आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। चार ऑप्शन को ध्यान देखना है। और आप लोग जब पढ़ाया गया होगा स्पंज के बारे में, तो पुनरुद्भवन में बताया गया होगा कि स्पंज की क्रिया होती है, यानी इसमें किसी भी अंग को काट देने पर वो अंग पुनः दोबारा उग जाती है। आप लोग पढ़े होंगे कि छिपकली के पूंछ में पुनरुद्भवन की क्रिया जारी रहती है, सिर्फ पूंछ में ही। चलिए 18 नंबर सवाल में देखते हैं। पूछा जा रहा है निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन कहलाता, या फिर पूछना चाहिए यहाँ पे होता है, कहलाता यहाँ पे आप लोग काट दीजिएगा कि निम्नलिखित में किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन मेढक में होता है, क्योंकि बताया था कि ये अपने लार्वा का स्थानांतरण करते हैं, यानी जल के द्वारा करते हैं। तो बाह्य निषेचन मेढक के द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सजीव प्रजक, निम्नलिखित में कौन सजीव प्रजक नहीं है, पूछा जा रहा है। नहीं है, फिर यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। तो मुर्गी जो है वो आपका सजीव प्रजक नहीं है, यानी यहाँ पे आपको सीधे सजीव प्रजक का मतलब हुआ जो कि बच्चे नहीं देते हैं। सजीव प्रजक यानी बच्चे देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सजीव प्रजक नहीं है। तो यहाँ पे मुर्गी बच्चे नहीं देते हैं, बल्कि मुर्गी अंडे देती है, तो इसलिए मुर्गी आपका सजीव प्रजक नहीं है। चलिए अगला पूछा जा रहा है इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो ये जल माध्यम से जो निषेचन होता है वो शैवाल में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में भी होता है, टेरिडोफाइट्स में भी, यानी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल में। अगले सवाल में पूछा जा रहा है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र पूछा जा रहा है, यानी चौपाया जानवरों में होगा। तो चौपाया नहीं, जो इसका जिनके दो पैर, आप लोगों को लॉजिक बताया था मैंने कि जिनके दो पैर ऊपर होंगे और दो पैर नीचे होंगे, यानी दो पैर नीचे और हाथ यहाँ पे ऊपर होता है। मनुष्य में भी होगा, बंदर में भी होगा, चिंपैंजी में, यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। ऋतुस्राव चक्र सभी में होगा, मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी तीनों में होगा, यानी ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले 22वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें कौन एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि बांस जो रहता है वो अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा करता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। चलिए उसके बाद अगला सवाल पूछा जा रहा है कि युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। तो युग्मक का स्थानांतरण किसके द्वारा हो सकता है, किस माध्यम के द्वारा? तो युग्मक का स्थानांतरण जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा होती है, हवा के द्वारा भी होता है, और यहाँ पे सभी का ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में आपका पूछा जा रहा है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा। चलिए अगले सवाल पूछा जा रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। उसी का यहाँ पे अंग्रेजी दिया गया है इन विट्रो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं, ये शायद क्वेश्चन एक बार आ चुका है, पीछे वाला ही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा दिमाग नहीं यूज करेंगे इसमें, ऑप्शन नंबर डी घरेलू मक्खी होगा। उसके बाद अगला पूछा जा रहा है द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। तो द्विलिंगी जिसमें दोनों लिंग एक ही साथ होते हैं, स्पंज भी है, टेपवर्म भी है, उसके बाद फीता कृमि का यहाँ पे दिया हुआ है, टेपवर्म हो गया, जोंक हो गया, जिसे हम लोग देहात में टेपवर्म को चेरा भी कहते हैं। ऑल ऑफ दीज के साथ यहाँ चलेंगे, यानी द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण जो है सभी हैं यहाँ पे। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है
कि इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है, यानी अंडा देने वाला कौन है। तो आप लोगों को मालूम होगा मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। तो इसमें भी हम लोग ऑल ऑफ दीज के ही साथ चलेंगे। चलिए अगले सवाल में आपका देखते हैं, अगले सवाल में, और अगले सवाल में पूछा जा रहा है आपका, 27 नंबर तक हमने हल किया था। अब 28वां नंबर सवाल, 28वें नंबर में पूछा जा रहा है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन, ध्यान दीजिएगा, द्विखंडन पूछा जा रहा है। तो द्विखंडन जो होगा आपका अमीबा में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, लेकिन जलकुंभी में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, A+B, यानी ए और बी दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको लोग डी टेक कर लीजिएगा। चलिए अगला पूछा जा रहा है 29वां नंबर सवाल, और ये भी काफ़ी VVI सवाल है, बोर्ड की परीक्षाओं में दोहराया गया। मैं बार बार कर रहा हूँ, जिसको मैं VVI कहता हूँ आप लोग उसे रट लीजिए या बेहतरीन तरीके से ध्यान से देखिए उसको। चलिए ध्यान में रखिएगा इसको। मुकुलन द्वारा यानी वर्डिंग के द्वारा जनन किस में होता है, ये पूछा जा रहा है। तो मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है ईस्ट में होता है। आप लोगों को मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था। चलिए अगले सवाल में, और अंतिम सवाल इस वीडियो का, इस चैप्टर का कहें तो बुरा नहीं होगा। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो ठहरे हुए पानी में जलकुंभी जो रहता है वो ऑक्सीजन खींच लेता है। मैंने बताया था, इसी कारण इसी से बंगाल का आतंक भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने जो आपका पहला चैप्टर यहाँ पर था, आपका पहला चैप्टर यहाँ पर था जीवों में जनन यानी जीवधारियों में जनन, ये इसका सारे ऑब्जेक्टिव हमने क्या किया, कवर कर लिया इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, खासकर उन्हें जो कि इस बार बोर्ड की परीक्षाओं को देने वाले हैं, तो उन्हें भी लाभ हो जाएगा। आप लोग अगर इस वीडियो का में बताए गए प्रश्नों का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपको PDF व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को पहुंचा देंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कुछ चार्जेस वगैरह देने पड़ेगी। खैर वो सब बात बाद में। इस वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए, और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में लेकर इसके अगले भाग को लेकर, जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, चैप्टर नंबर 2 है, उसके सवाल जवाब को लेकर। इसी तरह हम एक एक करके सारे सवाल जवाब को कर लेंगे। इस PDF में आपको पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।